Hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। एग्जाम फेवरेट क्वेश्चंस जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके थे, तो वो वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट की। तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं जिसमें हमने बात करी है, बहुत सारी चीज़ों की बात करी है एग्जाम फेवरेट क्वेश्चंस के साथ भी, कि थोड़ा-सा ओवरव्यू हमने देखा है, ग्लिम्प्स देखा है पर्टिकुलर टॉपिक का, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, वो सारी टिप्स उस पर्टिकुलर वीडियो से आपको पता चलेंगे अच्छी तरीके से जब आप देखोगे। तो उन्हीं एग्ज़ाम फेवरेट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेटरी पार्ट में इस वीडियो में हम बेसिकली उनकी बात करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम हर क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे कि उस क्वेश्चन में हमें किस तरीके से क्या लिखना है, डेफिनेशन, नेचर, सिग्निफिकेंस, और सिमिलरली हर क्वेश्चन में हम अच्छी तरीके से उनको यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में एकदम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो नोट्स हैं ये भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे ये वीडियो अपलोड होने के 1 या 2 दिन बाद। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट आपका समझना बहुत ज़रूरी है और इसलिए बहुत ही सिंपल शब्दों का इस्तेमाल मैं करता हूँ। इवन नोट्स में भी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस आई कंपाइल इट एंड टुगेदर आई कन्वर्ट इट इनटू सिंपल वर्ड्स ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबा देंगे। ऑलरेडी मैनेजमेंट स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरे को किया है एंड आई एम ग्रेटफुल। एंड ये जो आपका कोर्स है आपने अभी स्टार्ट किया, आपको पता नहीं होगा बट दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट, और आपका सिलेबस जो है वो एकदम अपडेटेड है। सो आई एम वर्किंग ऑन दिस अपडेटेड सिलेबस। इससे पहले जो सब्जेक्ट थे उन पर मैंने ऑलरेडी काम किया है, जिन पर आप देख सकते हो, आप जाके देख भी सकते हो। बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो स्टूडेंट्स ने हमेशा दिया है। वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हो पॉपुलर वीडियोज़ में। आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर थिंग। अगर आप सिर्फ 2 या 3 घंटे में, अगेन आई एम सेइंग सिर्फ 2 या 3 घंटे में अगर आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपको चाहिए कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए जहाँ पर आपको ए टू ज़ेड सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, सिर्फ 45 मिनट से 1 आवर के बीच में। वो पर्सनलाइज रिकॉर्डेड लेक्चर होता है जहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ हर टॉपिक को एग्जाम के तरीके से, एकदम सटीक लैंग्वेज में। जिस रिकॉर्डेड लेक्चर को ही देख के आप गुड टू गो हो जाते हो फॉर एग्जाम। इसके अलावा आपको मिलते हैं डिटेल नोट्स, उनके आंसर्स, आपको एग्जाम टिप्स मिलती हैं किस तरीके से आपको आंसर्स फ्रेम करने हैं। एक दिन पहले आपको क्या पढ़ना है, यानी कि आपको वो पूरी शीट मिल जाती है, उसमें लिखे हुए टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो सारी चीज़ें आपको कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाती है आपकी ईमेल एड्रेस पर। उसके लिए यू हैव टू फिल अ फॉर्म जिसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर इन जस्ट 2-3 आवर्स एंड गुड टू गो फॉर योर एग्जाम, फिर कुछ भी नहीं पढ़ना, सो कैन ऑप्ट फॉर दैट एज वेल। Let's start today's lecture and we are talking about, again I'm saying, exam favorite question explanation video. I'm really sorry, ये सारी चीज़ें मेरे को आपको बतानी पड़ती हैं और बतानी पड़ेंगी, तो ये 2-3 मिनट तो हाँ, आई हैव टू गिव यू इम्पोर्टेंट अपडेट, सो डोंट स्किप इट। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है, अब हम समझते हैं कि भाई मैनेजमेंट क्या होता है। तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, डिफाइन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आपसे 3 क्लैरिटी चाहता है वो, आपसे चाहता है वो कि आपको पता हो मैनेजमेंट क्या है, आपको पता हो नेचर क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है मैनेजमेंट का। यू कैन इंक्रीज योर स्पीड अगर आपको लग रहा है मैं धीरे बोल रहा हूँ, 1.25 में आप सुन सकते हो मेरे को। मैनेजमेंट क्या है सबसे पहले? सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जस्ट अंडरस्टैंड कि भाई मैनेजमेंट का मतलब होता है गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। लोगों के साथ कहीं ना कहीं या लोगों के थ्रू कहीं ना कहीं आपको काम को करवाना है। मैनेजमेंट यही होता है। मैनेजमेंट इज इट इट मींस गेटिंग वर्क डन। जो भी हमारी जॉब है, जो भी हमारा टास्क है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको करना थ्रू पीपल। एंड वेन एवर पीपल वर्क टूगेदर, जब लोग आपस में एक साथ काम कर रहे होते हैं, जो कि नॉर्मली हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, हम कंपनीज में देखते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, जो भी हो, जहां पर बिजनेस हो रहा होता है कोई, वहां पर क्या है, लोग जो है वो आपस में काम कर रहे होते हैं एक साथ किसी कॉमन गोल के लिए। सो गोल जो होता है वो एक कॉमन गोल होता है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड में वट एवर डिफरेंट, इफ इट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यू नो। एक सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, अलग आईटी की टीम है। सो ऑल दे ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स वन सिंपल गोल। ऑल्दो उनके डिपार्टमेंटल गोल्स अलग हो सकते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड में दे नो एक ही गोल है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो उन्हें अचीव करना है। सो वेन एवर पीपल वर्क टूगेदर टू अचीव दैट गोल, मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली कम्स इन टू पिक्चर। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि मैनेजमेंट क्या है, कि क्लैरिटी जो है वो आपके दिमाग में है। So it means getting work done through people in an organized way.
एक सिस्टमैटिक या ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें काम को कंप्लीट करना है थ्रू पीपल, एंड दैट इज व्हाट मैनेजमेंट इज, जहां पर हमारा एक स्पेसिफिक गोल है। हेनरी फॉयल ने एक डेफिनेशन दी, नॉट डेफिनेशन, डेफिनेशन दी, और वो ऑफिशियल डेफिनेशन ये है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। एक स्टूडेंट ने सवाल भी पूछा था कि ऑफिशियल डेफिनेशन लिखनी जरूरी है क्या। यस, आई थिंक इन सम केसेस, जैसे मैनेजमेंट की डेफिनेशन हो गई, जो अच्छे अच्छे कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं, अगर उसमें आप लिखोगे, बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है, आई वुड से आप लिख भी सकते हो अगर आपको पता है, और नहीं भी लिख सकते हो। हाँ, इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इम्पैक्ट की बात करें, हमेशा फ्रेम करके लिखना होता है आपको एग्जाम में। तो एग्जाम में हमेशा फ्रेम करके साफ सुथरा क्लैरिटी के साथ लिखा करो। इससे होता क्या है कि जो एग्जामिनर है वो आपकी हेडिंग्स देखेगा, आपका फ्रेमवर्क देखेगा कि आपने हेडिंग लिखी, आपने लिखा है कि दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय हेनरी फॉयल, आपने मे बी अंडरलाइन कर दिया हेनरी फॉयल को, तो उसे लगता है इसको आता है, इसको आती है चीजें, इसका फ्रेमवर्क बड़ा अच्छा है। तो कई बार आप अंदर के चीजों में डिस्क्रिप्टिव वे में जब बाद में आप चीजें लिखोगे, उसमें थोड़ा बहुत गलत भी लिख दोगे, चलेगा, क्योंकि वो आपको नंबर दे देगा आपकी इन सारी इन चीजों के बेसिस पे। एक एक लाइन नहीं पढ़ते हैं एग्जामिनर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। वो आपका फ्रेमवर्क देखते हैं, किस तरीके से आप आंसर्स लिख रहे हो वो देखते हैं। सो ये चीज, एंड मेरे को एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है वो आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन सिंपली याद रखनी है। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, सो वेन एवर पीपल वर्क टूगेदर एक कॉमन गोल के लिए, वहां पर मैनेजमेंट अपने आप आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कैफे का एग्जांपल दिया, यहाँ पर एक शॉप ओनर का एग्जांपल है कि भाई शॉप ओनर जो है वो प्लान कर रहा है टू सेल, टू हायर वर्कर्स, टू गाइड देम, टू चेक सेल्स एंड टू कंट्रोल एक्सपेंसेस। तो ये भी क्या है, मैनेजमेंट है। ठीक है, सो इवन इन ए स्मॉल शॉप, इस जो बंदा है वो डिसाइड कर रहा है कि उसे क्या बेचना है, कितना स्टॉक रखना है, कैसे कस्टमर्स को हैंडल करना है, किस तरीके से पैसों को मैनेज करना है, तो यही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का एक बहुत ही क्लियर नेचर हमें देखने को मिलता है। और उस क्लियर नेचर की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में अभी आ रही होगी कि सर अभी आपने बताया था कि गोल ओरिएंटेड है, तो सबसे पहला नेचर तो यही है। नेचर की जब हम बात करते हैं, तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मैनेजमेंट इज लाइक। सो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। गोल के बारे में हम ध्यान रखते हैं, एवरीथिंग इज डन, जो भी हो रहा है दैट इज टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। सो लाइक फॉर एग्जांपल, अ कंपनी वांट्स टू इंक्रीज सेल्स बाय 20%, तो जितनी भी प्लानिंग और डिसीजंस होंगे वो इसी गोल को पूरा करने के लिए होंगे। इवन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का सिंक्रोनाइजेशन, और जो भी वो अपने अपने चीजें कर रहे होंगे, वो भी बैक ऑफ द माइंड में उन्हें गोल याद होगा कि भाई कंपनी को अपनी सेल्स को 20% बढ़ाना है। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज डन टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, गाइडिंग, ये सारे इसके जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इवन स्टाफिंग, स्टाफिंग भी ले आते हैं हम बीच में। तो ये सारे मैनेजमेंट मेन फंक्शंस जो होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होते हैं। स्टाफिंग इज आल्सो अ मैनेजमेंट फंक्शन। एक स्टूडेंट ने ये भी सवाल पूछा था कि इज स्टाफिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन। ऑफ कोर्स इट्स अ मैनेजमेंट फंक्शन, स्टाफिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट नॉर्मली वी इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, क्योंकि इनको हम मेन मैनेजमेंट फंक्शंस मांगते हैं। ठीक है, ऑल्दो स्टाफिंग भी जरूरी है। ठीक है, तो हम अगर पांच भी ये स्टाफिंग भी इंक्लूड कर रहे हैं, पांच बोल रहे हैं तो भी चलेगा। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जहां पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो है वो लगातार चल रही होती है। सो इवन आफ्टर अ प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, मैनेजर्स कीप चेकिंग परफॉर्मेंस, कस्टमर फीडबैक एंड कॉस्ट। इट्स नेवर स्टॉप्स, दैट इज व्हाट आई ट्राई टू मीन, भाई चलती रहती है, हर दिन ये चलती है, हर दिन ये सारे प्रोसेस चलते हैं। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, यू कैन नॉट मैनेज अलोन, आपको ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको समझना है ये कि एक ग्रुप एक्टिविटी है। फैक्ट्री में भी मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, दे ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन। तो इसमें लोग होते हैं जो एक साथ काम कर रहे होते हैं टुवर्ड्स अ सिंगल गोल, टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। मैनेजमेंट जो है ये इंटेंजिबल है, दैट इज वी कैन नॉट सी मैनेजमेंट, बट उसके रिजल्ट्स को हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये डायनामिक होता है। जब मैं बोलता हूं कि भाई ये डायनामिक होता है, इसका मतलब ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। बिजनेस की हम बात ही कर रहे हैं, तो भाई बिजनेस इटसेल्फ, मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, गवर्नमेंटल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, तो मैनेजमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, टाइम एंड एनवायरनमेंट, एंड देयरफॉर ये डायनामिक होता है। जैसे कोविड के टाइम बहुत सारी कंपनीज जो है वो वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज में शिफ्ट हो गई थी, तो ये भी एक एग्जांपल है जो दिखाता है कि भाई मैनेजमेंट जो होता है डायनामिक होता है। चीजों को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर आपको अडेप्ट करना होता है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है, जिसका सीधा मतलब है कि वेदर इट्स अ कंपनी, हॉस्पिटल, स्कूल और इवन अ फैमिली, वहां पर भी मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट की जरूरत वहां पर भी है, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत है। आगे चलते हैं, बात करते हैं सिग्निफिकेंस, क्यों जरूरी है मैनेजमेंट।
और सीधा-सीधा मैं ये बोलूँगा कि भाई मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गोल्स पूरे करने हैं, रिसोर्सेज़ का अच्छी तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन करना है, सिंक्रोनाइज़ेशन रखना है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कॉम्पिटिशन को हम अच्छी तरीके से फेस कर पाएँ, इसके लिए एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, प्लानिंग, ऑर्गनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होना ज़रूरी है, बिज़नेस में स्टेबिलिटी लाने के लिए मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। इतनी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं यार, हम बिल्कुल बता सकते हैं सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो वो ही लिखा है यहाँ पर। तो पहला है हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स एट द एंड ऑफ द डे, मेन चीज़ तो यही है कि भाई हमें गोल्स अचीव करने हैं एंड इट डायरेक्ट्स ऑल एफर्ट्स टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव। यही बात होती है मैनेजमेंट की कि ये सारे एफर्ट्स को डायरेक्ट करता है एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड्स कि हमें वो पूरा करना है, उसी के लिए काम करता है। तो ये पहला क्या है, कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस है या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। इसके अलावा ये इफिशियंसी को इंप्रूव करता है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अगर कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट, तो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ रीड। बहुत ही सिंपल भाषा में एग्जांपल्स लिखे हैं, ऑल्दो आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। इंप्रूव्स इफिशियंसी एज वेल। ये इफिशियंसी यानी कि ये कहता है कि भाई बेस्ट यूज करना चाहिए, हमें किसी भी तरीके से वेस्टेज नहीं करना है हमारी रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज में मनी, टाइम एंड मैन पावर आ सकती है। दैट इज फॉर एग्जांपल हमें मशीन्स का प्रॉपर्ली इस्तेमाल करना है ताकि हम वेस्ट और कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। तो मैनेजमेंट जो है ये हमेशा फोकस करता है, इंश्योर करता है कि हम इफिशियंसी इंप्रूव कर सके बाय द ऑप्टिमम यूजेज ऑफ दीज रिसोर्सेज या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। इट ऑल्सो क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट जो है ये हार्मनी ब्रिंग करता है अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बी इट सेल्स, बी इट मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सारे डिपार्टमेंट्स की का आपस में एक सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ this management. So it creates that coordination for sure. It helps in growth and expansion as well. Growth और expansion में भी help करता है ये. Proper management, it helps business expand smoothly. Like for example, कोई छोटा सा कैफे है which is opening multiple branches due to proper planning and control only. So management helps you in growth and expanding your services or your market as well. It helps in facing competition. So management, it helps organizations adapt to different market changes क्योंकि वो उसी के मुताबिक प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं एफर्ट्स को. तो of course these management functions, it helps to adapt to these market changes as well. लाइक फॉर एग्जांपल कंपनी अपनी ऑनलाइन डिलीवरी टाइम को इम्प्रूव करती है ताकि वो राइवल्स के साथ कॉम्पीट कर सके. सबसे पहले कौन लेके आया था, आई थिंक ब्लिंकिट लेके आया था, ठीक है, कि 10 मिनट में हम डिलीवरी करेंगे. फिर कंपटीशन में जितने भी ब्लिंकिट के साथ दूसरे ब्रांड से, जैसे स्विगी, तो स्विगी का भी इंस्टामार्ट आ गया, ठीक है, तो जेप्टो जेप्टो भी लेके आ गया, ठीक है. तो इस तरीके से कंपनीज जो है वो कॉम्पिटिशन को भी अपने इंप्रूव करती हैं, और इट ऑल्सो हेल्प्स इन फेसिंग कॉम्पिटिशन, दिस मैनेजमेंट ओनली. It also ensures stability, so management maintains balance during uncertain situation, जैसे cost control during economic slowdown to avoid losses. So that is also one of the part of the management. आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं. तो जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस की, तो 4 बेसिक फंक्शंस के थ्रू मैनेजमेंट वर्क करता है, और यहाँ पर 4 मैनेजमेंट फंक्शंस जिनको हमें एक्सप्लेन करना होता है वो होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. लीडिंग को हम डायरेक्टिंग भी बोलते हैं. हालांकि यहाँ पर सारी चीजें जो है वो पहले से ही आपको चारों मैनेजमेंट फंक्शंस दिए हैं. कई बार ऐसे बोल देता है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में बात करते हैं इन्हीं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की, पीओडीसी की. ठीक है, तो पहला क्या है, प्लानिंग है. प्लानिंग का क्या मतलब होता है कि वी आर डिसाइडिंग इन एडवांस कि हमें करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है, यही है प्लानिंग. ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, यही है प्लानिंग. लाइक फॉर एग्जांपल, यू आर प्लानिंग सेल्स टारगेट फॉर नेक्स्ट ईयर, तो ये भी प्लानिंग है कि आप पहले से ही डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या करना है, फिर आप डिसाइड करो कि आप कैसे कर सकते हो, कैसे अपने सेल्स टारगेट को जो है वो बढ़ा सकते हो, कब करना है आपको. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्लानिंग में आती है. जैसे ही आप प्लान कर लेते हो, कि आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या, कैसे, कब करना है, आप ऑर्गेनाइजिंग में आते हो. उस हिसाब से आप लोगों को और रिसोर्सेज को अरेंज करते हो, आप क्रिएट करते हो डिपार्टमेंट्स, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर में भी टीम्स क्रिएट करना. ठीक है, इसके अलावा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप, किसके पास पावर है, किसके पास फीडबैक मिलेगा, ये सारी चीजें आप रिलेशन सेटअप करते हो, आप अरेंज करते हो लोगों को, रिसोर्सेज का. जैसे ही आप ऑर्गेनाइज कर लेते हो, आप अरेंज कर लेते हो पीपल और रिसोर्सेज को, फिर आप डायरेक्टिंग में मूव करते हो. यानी कि जो सुपरवाइजर्स हैं या मैनेजर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको गाइड या मोटिवेट करना आना चाहिए द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग, द एम्प्लॉइज बेसिकली. And this is where in directing, the third management function, जहां पर लीडरशिप, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन जो है वो पिक्चर में आती है, which plays a very very important role, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अबाउट एक्शन. फोर्थ कंट्रोलिंग है. यहां पर ये देखा जाता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, जो हमने प्लान किया था, उसके हिसाब से रिजल्ट्स क्या आए हैं, उस हिसाब से काम हुआ भी है या नहीं. तो चेकिंग वेदर वर्क इज गोइंग एज प्लान्ड,
if let's suppose sales are low, managers take corrective action. So that's all about controlling. You have to control it. So if there are any adverse effect, तो आपको उसके remedial actions भी लेके आने पड़ेंगे उसी तरीके से. So planning it decides that you have to take the path. Organizing का मतलब आपको structure बनाना है. Directing का मतलब आपको लोगों को drive करना है, influence करना है, persuade करना है काम करने के लिए. और controlling का मतलब आपको ensure करना है that everything stays on track. यही सार है हमारे क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का. आई होप आपको क्लियर है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या एक्सप्लेन करना है. सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया और वही यहां पर लिखा हुआ है. सो यू जस्ट हैव टू गिव इट अ रीड. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, विच इज एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड एन आर्ट. मैनेजमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है एज अ साइंस एंड एन आर्ट. तो मैनेजमेंट जो है ये बोथ साइंस और आर्ट इसको कंसीडर किया जाता है. क्यों किया जाता है इसको साइंस एंड आर्ट? ऑफ कोर्स क्योंकि इसके मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि भाई ये एग्जिबिट करता है साइंस की प्रॉपर्टीज को भी, आर्ट की प्रॉपर्टीज को भी. अब आप बोलोगे सर साइंस और आर्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और किस तरीके से हम मैनेजमेंट को साइंस और आर्ट बोल रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा. सो इट इज नॉट प्योरली वन और द अदर. यू हैव टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ साइंस एंड आर्ट. दोनों ही आर्ट है और साइंस है. ये साइंस इसलिए, अब बात को समझो जो मैं बोल रहा था यहाँ पर. साइंस इसलिए है क्योंकि साइंस में भी आपको पता है थ्योरीज होती है. आपने साइंस पढ़ी, साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो हमें फॉलो करनी होती है. साइंस में एक्सेप्शंस होते हैं, थ्योरीज होती है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज होती है. एंड सिमिलरली हमारे मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स होती हैं, थ्योरीज होती है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज होती है. जैसे प्रिंसिपल, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, ठीक है, हेनरी फॉयल के जो 14 प्रिंसिपल है वो हो गए. और डिफरेंट मैथडोलॉजीज भी होती है यहाँ पर, सिस्टमैटिक नॉलेज है. इसीलिए जो हमारा मैनेजमेंट है इसको हम साइंस बोलते हैं. मैनेजमेंट एग्जैक्टली साइंस नहीं है. क्यों? बिकॉज पीपल बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन. ठीक है, तो इट्स नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, बट या डेफिनेटली इट बिहेव्स लाइक अ साइंस. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इट इज अ साइंस. मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट. आर्ट क्यों है? बिकॉज इट रिक्वायर्स स्किल. इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, इसमें क्रिएटिविटी की जरूरत होती है. इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है. ठीक है. तो आपको याद रखना है कि मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड बोथ साइंस एंड आर्ट बिकॉज इट हैज फीचर्स ऑफ बोथ. ठीक है. मैनेजमेंट इज नॉट ऑल्दो एन एग्जैक्ट साइंस बिकॉज पीपल बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस. इट्स नॉट एन एग्जैक्ट साइंस. एंड सिमिलरली टू मैनेजर्स may know the same theory but only one may apply it effectively. So there comes into art. ठीक है. तो आर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से उसको क्रिएटिवली अप्लाई करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिलहाल सार यही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कि मैनेजमेंट साइंस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल थ्योरीज और सिस्टमैटिक नॉलेज है, जैसे प्रिंसिपल लाइक यूनिटी ऑफ कमांड और डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि हर जगह अप्लाई होते हैं. मैनेजमेंट आर्ट है क्योंकि इसमें स्किल, एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है. जैसा कि मैंने कहा कि दो मैनेजर्स, दे मे नो द सेम थ्योरी, जो सेम प्रिंसिपल है, दे नो इट बट ओनली वन में अप्लाई इट इफेक्टिवली. सो आर्ट जो है वो वहां पर पिक्चर में आती है. सो साइंस जो है वो नॉलेज दे रही है, आर्ट जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे रही है उस पर्टिकुलर नॉलेज की. और यही रीजन है कि मैनेजमेंट जो है वो दोनों ही है, साइंस भी है और आर्ट भी है. यही यहाँ पर आसान भाषा में लिखा हुआ है. ठीक है. प्रिंसिपल्स लाइक डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, दे आर स्टडीड एंड अप्लाइड इन ऑर्गेनाइजेशन एंड विच शोज कि भाई ये साइंस है क्योंकि यहाँ पर इट्स अ सिस्टम ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. It has those features. ये एक systematic body of knowledge है, theories and techniques है, principles हैं. और why it is art? आर्ट इसीलिए है क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज है फिर उसी पर्टिकुलर थ्योरी की जो हमने पढ़ी, उन उन प्रिंसिपल्स की जो हमने पढ़ी. इट इज आर्ट बिकॉज यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज in a specific area. That is the reason that it is art. Art का मतलब है practical application of that knowledge, skill, creativity and personal judgment. So management is an art because it requires practical knowledge. Managers learn मैनेजमेंट नॉट ओनली फ्रॉम बुक्स बट बाय डूइंग द वर्क. एक्सपीरियंस जो है वो उन्हें सिखाता है चीजें. लाइक फॉर एग्जांपल हैंडलिंग एन एंग्री कस्टमर, इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट थ्योरी. ठीक है. थ्योरी में कहीं नहीं लिखा है कि एंग्री कस्टमर को कैसे संभाले. और इट रियली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन एज वेल, द इंडिविजुअल दैट यू आर हैंडलिंग एज वेल. सो इट रिक्वायर्स योर एक्सपीरियंस. ठीक है. तो ये
कहीं न कहीं दिखाता है कि भाई मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है और यही एग्ज़ाम्पल आपको कहीं न कहीं सिंपली लिखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर में 2-3 बार जब सुन लोगे मेरी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, 2-3 बार जब सुन लोगे, सिर्फ़ सुनना है आपको, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा और आपको पॉइंट्स मिल जाएँगे जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। इसके अलावा ये आर्ट है क्योंकि यहाँ पर पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैनेजर को तो बिल्कुल होना चाहिए ये आर्टिस्टिक पर्सन। मैनेजर के पास ज़रूर होनी चाहिए ये आर्ट, ठीक है? जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। हर मैनेजर के पास एक आर्ट होनी चाहिए, एक स्टाइल होनी चाहिए टू मैनेज पीपल, यू नो, टू इन्फ्लुएंस पीपल, टू मोटिवेट पीपल, ठीक है? वन मैनेजर मे बी मोटिवेट्स थ्रू रिवॉर्ड्स, वो चीज़ काम कर रही है वहाँ पर, अनदर मे बी थ्रू इमोशनल सपोर्ट, वो चीज़ वहाँ पर काम कर रही है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड बेसिकली यू हैव टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर नॉलेज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्ट। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। ठीक है कि why management is both science and art. Science provides knowledge and principle. Art uses that knowledge in real life situation. Science tells us what should be done. Art tells us how it should be done. Like for example, science क्या कहती है कि employees को motivated होना जरूरी है. बट अब जब बात करते हैं आर्ट की, तो आर्ट कहते हैं कि भाई एक्चुअली में मोटिवेट करने की तो आपने बात कर दी, ये तो हमारी नॉलेज थी, पर इस नॉलेज को अप्लाई कैसे किया जाए, कैसे एक्चुअली में एम्प्लॉइज को मोटिवेट फील करवाया जाए ताकि उनकी इफिशिएंसी बढ़े, इफेक्टिवनेस बढ़े काम की। सो आर्ट इज कि हाउ अ मैनेजर एक्चुअली मोटिवेट्स डिफरेंट एम्प्लॉइज डिफरेंटली। सो मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट वर्किंग टुगेदर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। इसमें जितनी भी बातें लिखी है यू जस्ट हैव टू गिव इट अ रीड। मैं पीडीएफ शेयर करूंगा एंड यूल बी गुड टू गो। मेजॉरिटी ऑफ चीजें जो है मैंने समझा दी हैं जितने की जरूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट की। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट की हम पढ़ेंगे, नोट से पढ़ेंगे इसको, बट पहले मैं आपको कुछ ओवरव्यू देना चाहता हूं रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। मैनेजमेंट जो है वो एक ही दिन में डेवलप नहीं हो गया दोस्तों। ठीक है, ये एक समय लगा है इसको इवॉल्व होने में। जिस प्रकार से दुनिया भी बनी है, एक समय बाद ह्यूमंस आए हैं, ठीक है, एक समय बाद जो है वो इसमें लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई है। सिमिलरली मैनेजमेंट भी एक दिन में कभी डेवलप नहीं हुआ है, इट इवॉल्व्ड विद टाइम, ये इवॉल्व हुआ है विद टाइम, टाइम के साथ। तो अर्लियर अगर हम पहले समय की बात करें, मैनेजमेंट जो था वो एक्सपीरियंस पर बेस्ड था कहीं ना कहीं। इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर, एरर थिंग, नॉट एलएल, ठीक है। ये टाइम और एरर पर बेस्ड था। फिर जो है कुछ क्लासिकल थ्योरीज आई। फिर कहीं ना कहीं क्लासिकल थ्योरीज में जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट आया जिसने वर्क की एफिशिएंसी पर फोकस किया। हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आई जो कि मैनेजमेंट फंक्शंस और प्रिंसिपल्स पर फोकस करती थी। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी आई जो कि रूल्स और हायरार्की पर फोकस करती थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं न्यू क्लासिकल थ्योरी भी आई जिसने कहा कि ह्यूमन रिलेशन बहुत मैटर करते हैं, मोटिवेशन, टीम वर्क और मोरल बहुत मैटर करता है। आई एम रियली सॉरी अगेन। मॉडर्न थ्योरीज जो है दे व्यू ऑर्गेनाइजेशन एज सिस्टम। जब मॉडर्न थ्योरीज आई, फिर मॉडर्न थ्योरीज भी आई न्यू क्लासिकल थ्योरी के बाद, मॉडर्न थ्योरीज ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं है, एक सिस्टम है। और ये बिलीव करता है कि मैनेजमेंट जो है इट रियली डिपेंड्स ऑन सिचुएशन और सिचुएशन के हिसाब से ही हमें अडेप्ट करना होगा। सो मैनेजमेंट हम कह सकते हैं इसने इवॉल्व किया है। क्लासिकल थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, फिर न्यू क्लासिकल थ्योरी, फिर मॉडर्न थ्योरी, ये इवॉल्व करती हुई आ रही है। फ्रॉम फोकसिंग ऑन मशीन पहले टाइम से, टू पीपल, सिस्टम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये इवॉल्व होती हुई आई है। अब समझते हैं, अब आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी क्वेश्चन नंबर 4 में। सो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट इट मींस कि हाउ मैनेजमेंट आइडियाज डेवलप्ड ओवर टाइम, जो कि मैंने आपको कहा एज बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बिजनेस और जो ऑर्गेनाइजेशन है दे आर बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, मैनेजमेंट आइडियाज भी डेवलप हो रहे हैं और इसी तरीके से मैनेजमेंट थॉट जो है वो इवॉल्व हो रही है, मैनेजमेंट इवॉल्व हो रहा है। सो मैनेजमेंट डिड नॉट डेवलप सडनली, जैसा कि मैंने कहा इट डेवलप इन डिफरेंट स्टेजेस। तो सबसे पहले अगर हम पहले के जमाने की बात करें, जो शुरुआती दिनों में मैनेजमेंट की जो थॉट थी वो क्या थी, तो पहले के टाइम पे इट वाज ऑल बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड्स और पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेसिस था। जैसे कि बिजनेस ओनर्स दे मैनेज एवरीथिंग देमसेल्व्स, खुद ही मैनेज करते थे बिना किसी रूल्स और सिस्टम्स के। तो पहले टाइम में इतने रूल्स होते भी नहीं थे, तो ये अर्ली मैनेजमेंट थॉट थी। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्री हुआ, प्रॉपर मैनेजमेंट थ्योरीज की जो जरूरत थी वो देखने लगी और फिर वहां से कहीं ना कहीं क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का जन्म हुआ। ठीक है, तो इस थ्योरी में बेसिकली इफिशिएंसी पर फोकस किया गया, स्ट्रक्चर और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस किया गया। अब इस पर्टिकुलर थ्योरी में जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट थी, इसमें तीन आपके अप्रोचेस जो है वो देखने को मिले। पहला जो था वो था साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला क्या था? साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया था। इसके अलावा आपका था एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो एक था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और एक था आपका
ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो ये था आपका ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड। पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको एफ डब्ल्यू टेलर ने कहीं ना कहीं डेवलप किया, एंड इट इज फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग, इट वाज फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। इसमें कहा गया वर्कर्स की एफिशिएंसी, जिस तरीके से वो काम करते हैं उसको बढ़ाना होगा। अगर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो उनको एफिशिएंट बनाना होगा, और कैसे बढ़ाएंगे हम? साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। तो इसमें की आइडियाज यही थे। उसमें कहा गया कि भाई वर्क को स्टडी किया जाना चाहिए सफिशिएंटली। इस पर सिर्फ वर्क की एफिशिएंसी पर फोकस करने की बात की गई थी, किसमें? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में। इसमें कहा गया था राइट पर्सन को रखा जाए राइट जॉब के लिए, जो कि सही बात थी। स्टैंडर्ड मेथड्स का यूज किया जाए वर्क करवाने के लिए, इंसेंटिव्स का यूज किया जाए हाई प्रोडक्टिविटी के लिए। टाइम एंड मोशन स्टडीज की गई यहां पर फैक्ट्रीज में टू इंक्रीज द आउटपुट एज वेल। फिर आपके लिए आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फॉयल लेके आए, जिसने ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करी। तो इसमें किसकी बात की गई? ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट के ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें फंक्शंस बताए गए, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए गए, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, डिसिप्लिन, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। और हेनरी फॉयल के जो प्रिंसिपल्स हैं, दे आर एक्चुअली यूजिंग दीस प्रिंसिपल्स मॉडर्न मैनेजमेंट में भी, और दे आर एक्चुअली वेरी यूजफुल एज वेल। लाइक फॉर एग्जांपल, मैनेजर्स यूजिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑफिसेस। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की ही की कंट्रीब्यूशन रही है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को मैक्स वेबर ने कहीं ना कहीं डेवलप किया, जो कहती है कि भाई हमें रूल्स, हायरार्की और फॉर्मल अथॉरिटी पर फोकस करना चाहिए। तो इसमें कहा गया कि भाई क्लियर रूल्स और प्रोसीजर्स होने चाहिए, फिक्स्ड हायरार्की होनी चाहिए, और वर्क का भी डिवीजन होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम आगे चले और बात करें, फिर हमारी कहीं ना कहीं हमें इवोल्यूशन देखने को मिला धीरे धीरे, और देखने को मिली न्यू क्लासिकल थ्योरी, जो कि ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच पर फोकस थी। न्यू क्लासिकल थ्योरी का सीधा सीधा मतलब ये था कि यहां पर हमें फोकस करना है ह्यूमन रिलेशंस पर, हमें मोटिवेशन पर, टीम वर्क पर और मोरल पर काम करना है। यानी कि जिस मैनेजमेंट फंक्शन पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है लीडिंग या डायरेक्टिंग। इस मैनेजमेंट फंक्शन पर हमें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं अपना फोकस रखना है। इट बिलीव्स कि वर्कर्स दे आर मोटिवेटेड नॉट ओनली बाय मनी, बट दे आर आल्सो मोटिवेटेड बाय सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। ना सिर्फ हमें पैसे चाहिए उनको मोटिवेट करने के लिए, बल्कि उनको हमें मेंटली रिकॉग्नाइज करना भी आना चाहिए, उनको सोशली रिकॉग्नाइज भी करवाना आना चाहिए, साइकोलॉजिकली भी उनको हमें रिकॉग्नाइज करवाना है। तो की आइडियाज यही है इस पर्टिकुलर थ्योरी के। इसमें टीम वर्क की इंपॉर्टेंस बताई गई, इंप्लॉय मोरल और मोटिवेशन की बात की गई, इनफॉर्मल ग्रुप्स की बात की गई ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी की, तो मैंने आपको बताया कि मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को देखती है एज अ सिस्टम, और ये बिलीव करती है कि भाई मैनेजमेंट जो है वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, सो देयर इज नो सिंगल बेस्ट वे टू मैनेज इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, किस तरीके की सिचुएशन है। लाइक फॉर एग्जांपल, वी आर गोइंग टू ऑप्ट डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंगली डिफरेंट टीम्स और सिचुएशंस के हिसाब से। सो दैट कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच या मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। इसके अलावा कुछ और थ्योरी थी, जैसे एक थी कॉन्टेम्परेरी अप्रोच। कॉन्टेम्परेरी अप्रोच जो है ये फोकस करता था, बेसिकली मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये फोकस करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पर, इनोवेशन पर, टेक्नोलॉजी पर। तो कंटेम्परेरी अप्रोच यही है जहां पर आप फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर फोकस करो, ठीक है। तो इसके की फोकस एरियाज क्या थे? क्वालिटी मैनेजमेंट, आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे काम करना है, आपको डेटा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी एनालिटिक्स और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करती है डिसीजन मेकिंग के लिए, और बहुत सारी कंपनीज कर भी रही है डिफरेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इसी चीज के लिए। तो ये एग्जांपल है कॉन्टेम्परेरी अप्रोच का। आगे चलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहां पर हम बात करेंगे नेचर और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट की। हम जानते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक फंक्शन मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन शुरुआत यहीं से होती है। तो बाकी के सारे फंक्शंस या सेकेंडरी, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, इन सब ये सब कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं प्लानिंग पर। प्लानिंग स्टार्टिंग पॉइंट है हम कह सकते हैं मैनेजमेंट का। ये सारी बातें आपको लिखनी है आपके एग्जाम में प्लानिंग के बारे में सबसे पहले। दूसरी जो चीज आपको पता होनी चाहिए, प्लानिंग का मतलब क्या है? वी ऑल नो प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको करना क्या है, what needs to be done. That is what planning. You're deciding in advance what needs to be done, and not just what needs to be done, but how it is to be done and when it is to be done exactly. That is what planning is. Like for example, आप नई ब्रांच खोल रहे हो, नई ब्रांच खोलने से पहले आप प्लान कर रहे हो अबाउट कि किस लोकेशन में आप उस कंपनी की ब्रांच को खोलोगे, कॉस्ट क्या होगी, स्टाफ क्या होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, ये सारी चीजें प्लानिंग में आएगी।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट वर्क हैज टू बी डन एंड हाउ इट विल बी डन। सिंपल शब्दों में प्लानिंग जो है वो 4 बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करती है। इसी तरीके से लिख के आना, ठीक है, कि प्लानिंग आंसर्स 4 बेसिक क्वेश्चन, ऐसे लिखा और फिर 4 इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाया। इससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। जहां पर भी हो सके यार कोशिश करो फ्लो चार्ट घुसेड़ दो आप, ठीक है, फ्लो चार्ट ले आओ बीच में। एग्जामिनर को देख के आपको खुशी होगी कि भाई एग्जामिनर देखेगा, उसको खुशी होगी, उसको लगेगा हाँ इसको आता है, ठीक है, वो नंबर दे देगा भाई, भले ही अंदर आपने थोड़े बहुत गलतियां करी हो, ठीक है। तो फ्लो चार्ट के बेसिस पे फ्रेमवर्क आपका देख के वो नंबर आपको दे देगा ये फ्लो चार्ट देख के। फिलहाल हम फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें तो प्लानिंग 4 बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करती है। व्हाट टू डू, क्या करना है हमें, हाउ टू डू, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा, ये 4 क्वेश्चन प्लानिंग आंसर कर देती है। ऑफिशियल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन एडवांस। एडवांस में हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड कर रहे हैं, यही है प्लानिंग। और इसीलिए नेचर ऑफ प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है प्लानिंग जो होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है। सिमिलरली जैसे मैनेजमेंट के बारे में हमने बात की थी, सिमिलर यार प्लानिंग का भी नेचर है। मैनेजमेंट भी गोल ओरिएंटेड था, प्लानिंग भी गोल ओरिएंटेड है। दैट इज इट इज ऑलवेज डन टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कंपनी को अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो प्लानिंग उसी हिसाब से की जाएगी, कॉस्ट रिडक्शन की, सेल्स ग्रोथ की, एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इवन दे वर्क अकॉर्डिंगली, ताकि एक कॉमन गोल, दैट इज कंपनी को इंक्रीज करना है प्रॉफिट, उसके लिए काम हो सके। तो प्लानिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड है, सारी एक्टिविटीज होंगी इन ऑर्डर टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल जो कि हमने सेट किया है। सो प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। दूसरा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सिमिलरली जैसे मैनेजमेंट हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस था, क्योंकि प्लानिंग इज नॉट जस्ट डन ओनली वंस, इसको हमें दोबारा 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 करते ही रहना है प्लानिंग को हमें, ठीक है। सो प्लानिंग इज डन अगेन एंड अगेन एज सिचुएशन चेंज। प्लानिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग ऑफ कोर्स यार फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि हम प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए ये फ्यूचर फोकस्ड होती है। इसके अलावा इसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। दैट इज यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन अमंग द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जो आता है, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, इंक्लूडेड है वो एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन में। इसके अलावा प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस है, इसमें थिंकिंग, एनालिसिस और जजमेंट की जरूरत है। ये फ्लेक्सिबल है, दैट इज प्लान्स को चेंज किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एज वेल, इसीलिए प्लानिंग को कहते हैं कि भाई ये फ्लेक्सिबल होती है। जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन के समय कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान्स को क्या कर देती है, मॉडिफाई कर देती है। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ प्लानिंग बीइंग फ्लेक्सिबल। अब बात ये आती है कि भाई प्लानिंग जरूरी क्यों है। यार प्लानिंग इसीलिए जरूरी है कि जब जब तक आप प्लान नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके गोल क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, तब तक आप कैसे डायरेक्शन दे सकते हो लोगों को कि वो किस दिशा में जाएंगे, किस डायरेक्शन में काम करेंगे। इट गिव्स डायरेक्शन, सबसे बड़ी बात तो ये। और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी साइज हो। प्लानिंग इट इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सबसे पहली चीज ये पाथ दिखा देता है गोल्स को अचीव करने का, क्या करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, ये सब प्लानिंग से ही पता चलता है हमें। इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी एज वेल। फ्यूचर अनसर्टेन है हमें पता है, बट प्लानिंग जो है वो रिस्क को कम कर देती है। कुछ हद तक उस अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में बदलने की कोशिश जरूर करती है। यू कांट 100% प्रिडिक्ट, बट ऑफ कोर्स इट रिड्यूसेस द रिस्क बाय प्लानिंग इन एडवांस। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर मार्केट, आप देख रहे हो कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या मीन्स ऑफ प्रमोशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्या लोगों को पसंद है, क्या प्रेफरेंस है उनके, और ये सारी चीज करने से करेंगे तभी हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएंगे। तो प्लानिंग करने का फायदा यही होता है कि यू कैन रिड्यूस अनसर्टेनिटी, यू कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यू कैन प्लान प्रॉपरली फॉर यूज ऑफ मनी, टाइम एंड मैन पावर, एंड देयरफॉर यू कैन अवॉइड द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एज वेल। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन को ये कहीं ना कहीं अवॉइड करता है। ठीक है, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को भी आप अवॉइड कर रहे हो। कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है बिटवीन डिपार्टमेंट्स, लाइक मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन, दे वर्क टुगेदर टू मीट डिमांड। सो प्लानिंग की ही मदद से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव हो रही है। तो प्लानिंग ही सार है हर जगह का, ठीक है। इट हेल्प्स इन कंट्रोल एज वेल। प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है कहीं ना कहीं ये एक ही सिक्के के दो पहलू हम कह सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आप प्लान करोगे उसी हिसाब से आप कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स आर सेट ड्यूरिंग प्लानिंग व्हिच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। सो अल्टीमेटली प्लानिंग हेल्प्स इन कंट्रोल, ये भी हमें पता है। विदाउट प्लानिंग हम कह सकते हैं वर्क जो है इट बिकम्स ऑल रैंडम एंड कंफ्यूजिंग, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इफ इफ यू आर डीलिंग विद अ गुड और सर्विस, कोई भी बिजनेस आपका हो, इफ यू हैव पीपल आर वर्किंग फॉर अ कॉमन गोल, वहां पर प्लानिंग जो है वो ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल जरूरी है। और इसका ना होना, इसका मतलब एवरीथिंग एवरीथिंग विल बिकम अ केओस। तो प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। इट इनकरेजेस इनोवेशन एज वेल। लास्ट पॉइंट यही है। 6 क्वेश्चन में हम चलते हैं, बात करते हैं प्लान्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो देखो 3 तरीके के प्लान्स होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान, एक होते हैं टेक्टिकल, और एक होते हैं ऑपरेशनल प्लान। तो ये 3 तरीके के प्लान होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लान। इस तरीके से हेडिंग लिखना पहले एग्जाम में, टाइप्स ऑफ प्लान्स
और फिर फ्लो चार्ट बना देना, ठीक है? ऐसे यहाँ पे लिखना स्ट्रेटेजिक, यहाँ पे लिखना टैक्टिकल, यहाँ पे लिखना ऑपरेशनल, फिर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना उनको वन बाय वन। तो प्लान्स बेसिकली दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन लेवल ऑफ मैनेजमेंट और टाइम पीरियड के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया जाता है, और बेस्ड ऑन दैट उनको क्लासिफाई किया गया स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल प्लान्स में। स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, सबसे पहले याद रखना है कैसे प्लान होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। और स्ट्रेटेजिक प्लान्स कौन लेता है, जो हमारे मैनेजमेंट के टॉप लेवल पे होते हैं, सीईओ, सीएक्सओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेटजीज बनाते हैं, कंपनी की विजन मिशन तैयार करते हैं, कंपनी को लॉन्ग टर्म में हम कहां देख रहे हैं, उसकी ग्रोथ के बारे में, कॉम्पिटिटर से रिलेटेड चीजें, ये सारे स्ट्रेटेजिक प्लान्स में आते हैं। एंड इट्स लाइक फॉर एग्जांपल डिसाइडिंग टू एक्सपेंड इंटरनेशनली, सो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा, ये लोअर लेवल या ऑपरेशनल टेक्निकल मिडिल लेवल या लोअर लेवल नहीं करेगा। ये कौन करेगा, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट बात करेगा इसकी। तो टाइम पीरियड की हमें बात करनी है जब हम बोलते हैं कि भाई ये लॉन्ग टर्म चीजों पर फोकस करता है, यानी कि ये 3 to 5 years और मोर पर फोकस करता है, ठीक है? ग्रोथ, सर्वाइवल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये इसके कहीं ना कहीं फोकस है। लाइक फॉर एग्जांपल कंपनी अगर एक्सपैंड करना चाह रही है बिजनेस इंटरनेशनली को, या नए मार्केट को एंटर करना चाह रही है, तो ये यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट के डिसीजंस जो है वो देखे जाएंगे। टॉप मैनेजमेंट क्या सोच रहा है वो डिस्कशन करेगा इस बारे में, ठीक है? ऑपरेशनल या लोअर लेवल नहीं करेगा। सो स्ट्रेटेजिक प्लान्स में आएगा ये कहीं ना कहीं, जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, टॉप मैनेजमेंट बनाता है, ब्रॉडर जनरल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद होते हैं टेक्टिकल प्लान्स। टेक्टिकल प्लान्स जो होते हैं ये मीडियम टर्म प्लान्स होते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, these are medium terms plans, नॉर्मली 1 to 3 years इसका टाइम पीरियड होता है, और यहाँ पर डिपार्टमेंटल लेवल गोल्स जो है वो लिए जाते हैं। ये प्लान्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली मिडिल मैनेजमेंट बनाता है, या कई बार ये सपोर्ट भी करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान्स को जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट बना रहा है, ठीक है? सो ये इनका टेक्टिकल, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्लानिंग, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी टू सपोर्ट कंपनी ग्रोथ, ये सारे टेक्टिकल प्लान्स में आएंगे। तो मीडियम टर्म होते हैं, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होते हैं, मोर डिटेल्ड होते हैं, देन स्ट्रेटेजिक प्लान और मिडिल मैनेजमेंट बनाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशनल प्लान्स की। तो दे आर शॉर्ट टर्म डेली प्लान्स होते हैं, जो कि लोअर मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इन पर काम करता है, इन प्लान्स पर। तो लाइक फॉर एग्जांपल डेली प्रोडक्शन स्केड्यूल्स हो गए, तो लोअर मैनेजमेंट इस पर काम करेगा। तो रूटीन ऑपरेशंस पर ये काम करते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल डेली प्रोडक्शन स्केड्यूल और वीकली सेल्स टारगेट। तो शॉर्ट टर्म हाईली डिटेल कंसर्न्ड विद डेली वर्क और लोअर लेवल मैनेजर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये आता है आपका ऑपरेशनल मैनेजर्स में। तो स्ट्रेटेजिक प्लान इट मींस डिसाइड व्हाट टू अचीव, टैक्टिकल प्लान्स इट मींस कि किस तरीके से डिपार्टमेंट्स उसे अचीव करेंगे, और ऑपरेशनल प्लान्स इट मींस आप डेली एग्जीक्यूशन पर काम कर रहे हो। तो ये आपको याद रखना है, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो यहां पर वही चीज रिलेशन लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग क्या होती है? तो डिसीजन का मतलब क्या होता है? डिसीजन का मतलब होता है यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। आपके पास कई सारे ऑप्शंस है, यू हैव द ऑल्टरनेटिव्स एंड फ्रॉम दोस ऑल्टरनेटिव्स यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। और ये आपको आप कर पाओगे, एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके लिए विल टॉक अबाउट दैट। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, डिसीजन मेकिंग। एवरी एक्शन विच इज टेकन बाय मैनेजर ये डिसीजन से ही शुरू होता है। सो डिसीजन मेकिंग इट मींस चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन अमंग अल्टरनेटिव्स। और मैनेजर्स जो होते हैं वो डेली अपने रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। कुछ कैन बी रूटीन डिसीजंस, कुछ कैन बी कॉम्प्लेक्स डिसीजन, बट वो डिसीजंस जैसे हायरिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, बजटिंग, ये सारे डिसीजंस मैनेजर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल सिंपल शब्दों में अगर इसको एक्सप्लेन करें, तो इट मीन्स चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो वेन एवर, तो एग्जाम्पल हम बोल रहे थे, सो वेन एवर अ मैनेजर डिसाइड्स वेदर टू हायर अ न्यू एम्प्लॉय, तो फॉर एग्जाम्पल एक डिसीजन है यहाँ पर कि भाई हायर करना है हमें इस न्यू एम्प्लॉय को या नहीं करना है। सो दैट इज अगेन अ डिसीजन, जहां पर एक मैनेजर को डिसीजन लेना है, ठीक है? सो अ मैनेजर डिसाइड्स वेदर टू हायर अ न्यू एम्प्लॉय और गिव ओवर टाइम टू द एग्जिस्टिंग स्टाफ, दैट इज अगेन a kind of decision making, just an example of decision making. अब आप यहाँ पर एक ऑफिशियल डेफिनेशन भी लिखिए डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग जो है इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ये वो प्रोसेस है जहां पर आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हो अमंग द वेरियस अवेलेबल ऑल्टरनेटिव टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं पानी पी लूं। हाँ जी।
आगे चलते हैं, बात करते हैं डिसीजन मेकिंग के नेचर की। तो डिसीजन मेकिंग का सबसे पहला नेचर ये होता है कि भाई ये कंटिन्यूअस है। डिसीजन मेकिंग कंटिन्यूअस है, इसका मतलब मैनेजर्स जो है दे आर टेकिंग डिसीजंस एवरी डे। डिसीजंस अबाउट प्राइसिंग, मार्केटिंग, स्टाफिंग, बजटिंग, दे आर टेकन रेगुलरली। ये डिसीजन का सबसे पहला नेचर है, आपको याद रखना है कि इट इज कंटिन्यूअस। अदर देन दैट इसमें चॉइसेस इन्वॉल्व होती हैं, दैट यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑप्शन आउट ऑफ मेनी। अदर देन दैट डिसीजन मेकिंग गोल ओरिएंटेड है। हमेशा डिसीजंस को लिया जाता है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। लाइक फॉर एग्जांपल आपको कॉस्ट रिड्यूस करनी है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, अगेन यू आर इट्स अ गोल ओरिएंटेड थिंग दैट यू आर टेकिंग डिसीजंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल अल्टीमेटली। Good decision making involves risk and uncertainty as well. There is always some kind of risk जो कि involve होता है या uncertainty involve होती है decision making में, क्योंकि future conditions uncertain होती हैं, तो हर decisions में कुछ ना कुछ risk तो होता ही है। जैसे new product launch कर रहे हो without knowing exact customer response। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं importance of decision making की। डिसीजन मेकिंग देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्शन दे रही है। नॉट जस्ट दैट कि ये डायरेक्शन दे रही है, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, इसके अलावा ये इफिशिएंसी को भी इंप्रूव कर रही है। So it is also about improving the efficiency. It is also about solving the problem. It is also about helping people achieve their goal, helping the organization achieve their goal. तो यही सारी क्या इंपॉर्टेंस है डिसीजन मेकिंग की। इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, इट हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द कोऑर्डिनेशन। सो यही सारी क्या है इंपॉर्टेंस है डिसीजन मेकिंग की। इट गिव्स डायरेक्शन, सॉल्व्स प्रॉब्लम्स, इंप्रूव्स एफिशिएंसी, हेल्प्स अचीव गोल्स, दैट इज द रीजन दैट डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट। Now let's talk about the process. Decision making का step by step process क्या है? And the process starts with identifying the problem. सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। द फर्स्ट स्टेप इज दैट ओनली कि आप आइडेंटिफाई करो कि रियल प्रॉब्लम आखिर है क्या। लाइक फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि भाई इन पर्टिकुलर रीजन सेल्स जो है वो डिक्लाइन हो रही है। सो दैट इज अगेन दी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो पहला स्टेप यही होता है कि आप रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो। दूसरा स्टेप जो होता है, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम आप उसको कलेक्ट करते हो, जैसे कस्टमर फीडबैक, सेल्स रिपोर्ट, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, यू ट्राई टू कलेक्ट इट। इसके अलावा हम तीसरे स्टेप में ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम इवैल्यूएट करते हैं उन ऑल्टरनेटिव्स को। हर ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करेंगे बाय कंसीडरिंग सम फैक्टर्स, जैसे कॉस्ट, रिस्क और बेनिफिट्स क्या इन्वॉल्व है उसमें। फिर हमने इवैल्यूएट कर लिया ऑल्टरनेटिव को, हम सेलेक्ट करेंगे उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को, ठीक है। फॉर एग्जांपल चूजिंग टू, यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ, अभी हम एग्जांपल की बात करेंगे। छठे स्टेप में जैसे ही हमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया, अब उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंटेशन होगी डिसीजन की, और फिर फॉलो अप और रिव्यू भी होगा, यानी कि रिजल्ट्स ऑफ द डिसीजंस आर रिव्यूड एज वेल। तो ये जो है वो स्टेप आता है। स्टार्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से स्टार्टिंग करी थी, तो फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम ये थी कि भाई सेल्स डिक्लाइन हो रही है पर्टिकुलर रीजन में। उसके हिसाब से फिर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो कस्टमर का फीडबैक, सेल्स रिपोर्ट, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी। फिर हम ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि हम एडवर्टाइजिंग बढ़ाएंगे, मे बी रिड्यूस करेंगे प्राइस को, या मे बी प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ाएं। तो ये पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं लिख लेंगे कि भाई ये हमारे पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं। इसके अलावा फिर हम इवैल्यूएट करेंगे उन ऑल्टरनेटिव्स को, कि फॉर एग्जांपल प्राइस को रिड्यूस करना may increase sales also but it reduce profit। तो इस तरीके से हम हर ऑल्टरनेटिव को कहीं ना कहीं इवैल्यूएट करेंगे और फिर चूज करेंगे द बेस्ट वन। फॉर एग्जांपल टू इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग प्राइस, ये हमने चूज किया आउट ऑफ द ऑल जो भी ऑप्शंस हमारे पास थे, एंड देन वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट द डिसीजन या द ऑल्टरनेटिव दैट यू पिक्ड। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज को ट्रेन करना, प्रोडक्शन प्रोसेस को इंप्रूव करना, और फिर फॉलो अप और रिव्यू करना, दैट इज चेकिंग वेदर सेल्स हैव इंक्रीज्ड आफ्टर दीज चेंजेस और नॉट। तो डिसीजन मेकिंग आई वुड से, आसान भाषा में बस ध्यान से सुनो अब। द प्रोसेस इट स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, देन कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, देन फाइंडिंग द ऑल्टरनेटिव, इवैल्यूएटिंग दोज ऑल्टरनेटिव्स, selecting the best alternative, implement it after selection, and finally reviewing results. And remember this, good decisions lead to success, poor decisions lead to losses। तो डिसीजन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है उसको एक्सप्लेन करो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है वो भी बताओ। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये आपको दिखाता है या आपको शो करता है कि भाई हाउ वर्क इज डिवाइडेड एंड किस तरीके की क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है।
तो ये बेसिकली ये क्लैरिफाई कर देता है कि भाई हु रिपोर्ट्स टू हुम और कौन किस काम के लिए, कौन किस टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाई अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली रिलेशन जो है वो क्रिएट कर देता है हमारा स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से हम वर्क को डिवाइड करेंगे, किस तरीके से अथॉरिटी फ्लो करेगी, कि किस तरीके से लोग जो है वो कनेक्टेड है ऑर्गेनाइजेशन में। ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाती हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं। तो इट बेसिकली शोज हु रिपोर्ट्स टू whom एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। सो यही मीनिंग है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। इट इज अ फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस रोल्स। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है हम कह सकते हैं जो कि रोल्स डिसाइड करता है। ये डिसाइड करता है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, किसके पास क्या पावर होगी, अथॉरिटी होगी। तो अथॉरिटी और रिलेशनशिप्स जो है वो अमंग एम्प्लॉयज जो है वो भी जो कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो जाती है थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सिंपल वर्ड्स में ये अरेंजमेंट है जॉब्स और लोगों का टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंपनी में सीईओ जो होता है इट इज एट द टॉप, फॉलोड बाय मैनेजर्स, देन सुपरवाइजर्स, देन वर्कर्स। सो ये जो अरेंजमेंट है यही क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। ठीक है, जहां पर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें डिफाइन होती है कहीं ना कहीं। और ये आपको बता देता है कि भाई क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से काम डिवाइड है और किस तरीके से अथॉरिटी फ्लो हो रही है। इंपॉर्टेंस क्या होती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की? इंपॉर्टेंस यही होती है कि भाई ये क्लैरिफाई कर देता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग, कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है वो भी दूर हो जाता है, कोऑर्डिनेशन को ये इंप्रूव करती है और स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये जो है ये इसकी इंपॉर्टेंस में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन एम्प्लॉय नोज एग्जैक्टली हु देयर बॉस इज, work becomes smoother also. So that's all possible because of organizational structure, जिसकी वजह से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से उसमें क्लैरिटी हो जाती है, कंफ्यूजन और डुप्लीकेशन नहीं रहता वर्क में, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाता है और स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन भी रहती है, क्योंकि लोगों को पता होता है किससे उन्हें फीडबैक लेना है, किसके पास उन्हें जाना है किसी कंफ्यूजन की स्टेट में। तो क्यों? क्योंकि एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश है इन थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट वी गोना टॉक अबाउट, इंक्लूडिंग लाइन स्ट्रक्चर जिसमें सिंगल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, फंक्शनल स्ट्रक्चर जिसमें ग्रुप्स होते हैं, दे वर्क बाय स्पेशलाइजेशन, उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। फिर एक होता है लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर जिसमें हम कंबाइन कर देते हैं अथॉरिटी को विद द एक्सपर्ट एडवाइस। और फिर एक चौथा होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जिसमें डुअल अथॉरिटी देखने को मिलती है। तो लेट्स टॉक अबाउट द ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर सिंपली क्योंकि नाम ही क्लियर है, लाइन लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट। तो यहां पर एकदम स्ट्रेट अथॉरिटी है, ये फ्लो करती है टॉप से बॉटम। ऑफ कोर्स फ्लो करेगी कहां से, टॉप से बॉटम। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट से बॉटम मैनेजमेंट की ओर ये फ्लो करती है। ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट की ओर ये फ्लो करती है। तो एक सिंगल लाइन ऑफ अथॉरिटी देखने को मिलती है, एक सुपीरियर होता है हर एम्प्लॉय के लिए, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यही कुछ की फीचर्स हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे फॉर एग्जांपल, ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वर्क करता है वहां पर जहां पर छोटे कहीं ना कहीं बेसिकली हम कह सकते हैं सिंपल और क्लियर हायरार्की हो, या स्मॉल बिजनेसेस जो हो गए वहां पर ये काम करता है, जहां पर ओनर जो है वो डायरेक्टली सुपरवाइज करता हो वर्कर्स को। तो सिंपल और क्लियर है, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिंगल लाइन ऑफ अथॉरिटी है, एक ही सुपीरियर है एम्प्लॉय के लिए, फॉर ईच एम्प्लॉय, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑफ कोर्स क्विक डिसीजन मेकिंग भी होगी और मैनेज करना भी आसान होगा। बट बट कहीं ना कहीं मैनेजर के लिए ये ओवरबर्डन हो सकता है और स्पेशलाइजेशन की यहाँ पर कमी हो सकती है, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिलता है। तो यही इसके डीमेरिट्स में आएंगे। तो ये हो गया हमारे मेरिट्स और डीमेरिट्स। आगे चलते हैं, बात करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, दे आर ग्रुप्ड टुगेदर बाय स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पर एक्टिविटीज को हम कह सकते हैं दे आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस। और हर इंप्लॉय जो है वो फंक्शनल स्पेशलिस्ट के द्वारा जो है उसको ऑर्डर रिसीव होता है। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है वर्क का, और एक्सपर्ट्स जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया को सुपरवाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कंपनी के पास एक सेपरेट डिपार्टमेंट होगा मार्केटिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, प्रोडक्शन के लिए और एचआर के लिए। तो ये जो है ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है। तो इस स्ट्रक्चर में एक्टिविटीज दे आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस व्हिच कैन बी मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड एचआर। तो अच्छी बात यही है कि भाई स्पेशलाइजेशन बेटर होगा, क्योंकि हम स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं ग्रुप कर रहे हैं एक्टिविटीज को, और इफिशियंसी भी इसीलिए ज्यादा होगी। बट मल्टीपल बॉसेस होंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है। इसके बाद आती है लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई अथॉरिटी और एक्सपर्ट एडवाइस कंबाइन हो जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये लाइन अथॉरिटी को कंबाइन कर देता है स्टाफ सपोर्ट के साथ। यानी कि जो भी लाइन मैनेजर्स हैं दे टेक डिसीजंस,
बट स्टाफ मैनेजर्स जो है वो उन्हें एडवाइस देते हैं। बस इतना आपको याद रखना है लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में। लाइन मैनेजर्स डिसीजंस लेंगे, बट उनकी हेल्प कौन करेगा उन डिसीजंस को लेने के लिए? स्टाफ मैनेजर्स। तो इसके फीचर्स क्या है कि लाइन मैनेजर्स दे हैव अथॉरिटी, बट जो स्टाफ स्पेशलिस्ट हैं वो उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, उन्हें एक्सपर्ट एडवाइस देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एचआर और लीगल एडवाइजर्स वो लाइन मैनेजर्स को असिस्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो ये क्या है? लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल है। तो मेरिट ये है कि भाई एक्सपर्ट एडवाइस मिल रही है, बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाएगी इसीलिए। बट डिमेरिट ये है कि कई बार कंफ्लिक्ट होने लगता है लाइन और स्टाफ के बीच में। कई बार ओपिनियंस पसंद नहीं आते हैं लाइन मैनेजर्स को, जो हमारे स्टाफ और मैनेजर्स हैं उनके। तो वहां पर कंफ्लिक्ट हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, हायर कॉस्ट हो जाती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। आगे हम चलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा डुअल अथॉरिटी होती है, यानी कि फंक्शनल और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही कहीं ना कहीं कंबाइंड होते हुए दिखते हैं यहाँ पर। और एम्प्लॉइज जो है यहाँ पर दो मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं। तो फ्यूचर ये है कि डुअल अथॉरिटी है और प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर होता है। प्रोजेक्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जाता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर एम्प्लॉय विच इज रिपोर्टिंग टू बोथ प्रोजेक्ट मैनेजर और अपने फंक्शनल मैनेजर को भी। तो आईटी के केसेस में ये मोस्टली देखने को मिलता है जहां पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वहां पर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर से भी डील करना होता है और फंक्शनल मैनेजर से भी डील करना होता है। मेरिट्स ये हैं एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। डिमेरिट्स भी है, अथॉरिटी में कंफ्यूजन हो सकती है, कई बार मैनेजर्स के बीच में आपस में कंफ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। आगे हम जल्दी से बात करते हैं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेलीगेशन ये क्या है इनके बारे में। यू जस्ट हैव टू गिव इट अ रीड देन। अथॉरिटी बड़े ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो डीप ब्रेथ लो और सुनो ध्यान से। बहुत पढ़ लिया है, थोड़ा सा ओवर हो सकता है। जस्ट लिसन टू मी। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव ऑर्डर्स। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास राइट होता आपको ऑर्डर देने का, ठीक है? सो वो क्या है? मेरे पास अथॉरिटी है, मैं ये कहूंगा आई हैव एन अथॉरिटी कि भाई मैं आपको ऑर्डर दे सकता हूं। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स। और राइट टू गिव ऑर्डर्स ये आती है पोजीशन से। अगर आपने कोई ऐसी पोजीशन अचीव कर रखी होगी तो वहां पर आपको ये राइट मिलते हैं कि आप ऑर्डर्स दे सकते हो, इवन आप कुछ डिसीजंस ले सकते हो। दीज आर नॉट कमिंग फ्रॉम योर पर्सनल क्वालिटीज बट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ पोजीशन। अब बिजनेस में अगर हम देखें तो मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है, ये पावर होती है कि वो वर्क असाइन कर सकता है, वो लीव अप्रूव कर सकता है, उसको पावर दी गई है ये। अथॉरिटी के बारे में आपको कुछ चीजें और याद रखनी है। अथॉरिटी हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो करती है और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा हमेशा साथ साथ चलती है। दे शुड गो टुगेदर। अब ध्यान से सुनो। अथॉरिटी का मतलब है राइट टू गिव ऑर्डर्स और मे बी टेक डिसीजंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज द ड्यूटी टू परफॉर्म असाइंड वर्क। आपको जो वर्क असाइन किया है, क्योंकि मैंने आपको, मेरे पास अथॉरिटी है, मैंने ऑर्डर दिया है कि आपको काम करना है, तो आप अब रिस्पॉन्सिबल हो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। यू आर obliged, you it's your duty to perform the assigned work। जो कि मैंने आपको असाइन किया है, अब आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो वो काम करो आप। यू हैव टू परफॉर्म दैट टास्क और आप करोगे, आप रिस्पॉन्सिबल हो क्योंकि। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइंड ड्यूटीज या ड्यूटी टू परफॉर्म असाइंड वर्क, एक ही बात है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो इफ अ मैनेजर असाइंस वर्क टू एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग इट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अथॉरिटी से आती है और इट रीमेन्स फिक्स्ड, यू कैन नॉट ट्रांसफर इट। रिमेंबर, तीसरी चीज है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफरिंग अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट। यू आर नॉट ट्रांसफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर आप क्या कर रहे हो? आप अथॉरिटी को ट्रांसफर कर रहे हो सबऑर्डिनेट को, आप डेलीगेट कर रहे हो पावर को। आप अथॉरिटी यानी कि पावर डेलीगेट कर रहे हो, आप दे रहे हो पावर कि भाई आपके पास ये पावर है, आप ये यूज कर सकते हो। सो यू आर ट्रांसफरिंग अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं डेलीगेशन। ये पड़ोस के बच्चे जो है बहुत शोर मचाते हैं। आई होप आपको बैकग्राउंड वॉइस नहीं आ रही हो। However, the manager remains responsible for the final outcome। भले ही डेलीगेशन के दौरान हमने अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया सबऑर्डिनेट को कि भाई अब ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम करोगे इस टास्क को, बट जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम की वो मैनेजर के पास ही रहती है, ये याद रखना। ठीक है? तो इवन इफ अ मैनेजर supervises or gives, delegated that particular power, not supervises but delegated, or give the authority that अब सबऑर्डिनेट को ये काम करना है, the actual responsibility वो मैनेजर की ही रहती है उस काम को करने की। So the responsibility always remains with the manager।
ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। डेलीगेशन का प्रोसेस क्या होता है? हम ड्यूटीज को असाइन करते हैं, तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज होता है, 3 स्टेप्स में बेसिकली होता है। स्टार्टिंग विद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, जहां पर वर्क असाइन किया जाता है सबऑर्डिनेट्स को। इसके बाद अथॉरिटी ग्रांट की जाती है परफॉर्म करने के लिए काम को, और फिर अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट की जाती है। दैट इज कि सबऑर्डिनेट इज हेल्ड अकाउंटेबल आल्सो फॉर द रिजल्ट्स, बट एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैनेजर के हाथ में, वो मैनेजर के ऊपर ही रहती है। इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन की? ऑफ कोर्स प्रॉपर डेलीगेशन वर्कलोड को कम कर देता है, एम्प्लॉइज को डेवलप करता है और एफिशिएंसी भी इंप्रूव करता है। So delegation, for example, allows managers to focus on important decisions as well. तो ये यहाँ पर रिलेशन लिखी हुई है, दिस इज योर सम अप पार्ट। यहाँ पर आप सम अप कर सकते हो। अथॉरिटी, इट गिव्स पावर टू एक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, और डेलीगेशन ट्रांसफर्स अथॉरिटी बट नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ठीक है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सिंपली इसका मतलब होता है दैट यू ट्राई टू फोकस ऑन अचीविंग द रिजल्ट्स थ्रू क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। यही है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये एक अप्रोच है जो कि हम लेते हैं, मैनेजमेंट में लिया जाता है कि भाई हमें गोल्स पर फोकस करना है, हमें क्लियर ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करना है, और जो भी हम मैनेजमेंट के लिए जो हम अच्छे रिजल्ट्स जो हम अचीव करेंगे, वो रिजल्ट्स इफेक्टिवली हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हम ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान देंगे। इसीलिए इस अप्रोच का नाम ही है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। कि इसका कहना यही है कि भाई मैनेजमेंट चलता ही है जब हम ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान दें, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान दें, और मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को तभी पूरा कर पाएगा जब वो ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान देगा। तो मैनेज एमबीओ यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये एक ऐसा अप्रोच है जो किसी बात पर फोकस करता है कि हमें रिजल्ट्स अचीव करने हैं क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। यही है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर मैनेजर्स और एम्प्लॉइज जो है वो गोल्स डिसाइड करते हैं एक साथ। आपको यू हैव टू रिमेंबर दिस, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज दे डिसाइड गोल्स टुगेदर, और फिर परफॉर्मेंस जज की जाती है उसी अचीवमेंट की बेसिस पर, कि भाई वो जो गोल्स डिसाइड किए उसके बाद जो एक्चुअल में अचीवमेंट देखने को मिली, तो क्या देखने को मिली? सो मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज दे डिसाइड गोल्स टुगेदर एंड देन परफॉर्मेंस इज जज्ड बेस्ड ऑन अचीवमेंट। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेइंग डू योर बेस्ट, मैनेजर यहाँ पर क्लियर सेल्स टारगेट सेट कर देता है। सो एमबीओ जो है वो मोटिवेशन इंप्रूव करता है, क्लैरिटी इंप्रूव करता है, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। यही आपको पढ़ना है अबाउट एमबीओ। यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ रीड। आगे चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन पर। एक अच्छा क्वेश्चन अगेन, लीडरशिप और उसकी थ्योरीज। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का, क्योंकि ये डायरेक्टली डायरेक्ट करता है लोगों को। इट्स ऑल अबाउट डायरेक्टिंग पीपल, इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लुएंसिंग पीपल, कि लोग अपने गोल्स अचीव कर पाए। मैनेजमेंट प्लान्स एंड ऑर्गेनाइजेस वर्क, बट लीडरशिप इंस्पायर करता है लोगों को टू एक्चुअली डू दैट वर्क। एंड अल्टीमेटली दैट इज द रीजन वी से बाय मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। सो इफ यू हैव गुड लीडर्स, वो अच्छी तरीके से काम करवा पाएंगे लोगों से। It's all about, inspiring people to do the work efficiently and effectively by influencing people to achieve those goals. So it's all about motivating, leading, and inspiring people. Yahi hai leadership. It is the ability to influence and guide people to achieve goals. A leader doesn't force people to work. वो कभी force नहीं करता, वो motivate, guide और inspire करता है। ये तीन element हैं, आपको याद रखने हैं। motivate, guide और inspire करता है। Official definition यहाँ पर लिखी है, it is the ability of manager to influence the behavior of subordinate and direct them toward the achievement of organizational goal. It's all about कि हम influence करेंगे subordinate के behavior को, और फिर उनको direct करेंगे उस काम के प्रति, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाए। लाइक फॉर एग्जांपल, टीम लीडर जो है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा है टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइन। सो ये एक लीडरशिप का एग्जांपल है। इंपॉर्टेंस क्या है लीडरशिप की? ऑफ कोर्स लीडर जो है वो मोटिवेट, गाइड और इंस्पायर करने का काम करता है। तो सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है लीडरशिप पर ही। लीडरशिप मोटिवेट करता है एम्प्लॉय पर। एक वर्कफोर्स एनवायरनमेंट क्रिएट करना, वो भी लीडर पर डिपेंड करता है। प्रोडक्टिविटी भी लीडर पर डिपेंड कर रही है। बहुत सारी चीजें लीडर पर डिपेंड करती है। ए गुड लीडर encourages employee to give their best, so it improves coordination as well. इसके अलावा it helps in achieving goals. Leadership helps in handling change, so leaders जो है they guide employees during change as well. Like for example, a leader helping employees adapt to new technology. ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं हमारे लीडरशिप की। आगे हम चलते हैं, बात करते हैं मेजर लीडरशिप थ्योरीज की। कुछ मेजर लीडरशिप थ्योरीज है जिनके बारे में हमें बात करना है। और लीडरशिप थ्योरीज बेसिकली आपको एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से लीडरशिप काम करती है, और क्यों कुछ लीडर्स जो है दे आर मोर इफेक्टिव देन अदर्स। तो उसमें सबसे पहली आती है ट्रेट थ्योरी। ट्रेड थ्योरी ये कहती है भाई लीडर्स जो है ये बॉर्न होते हैं, दे आर नॉट मेड, ये पैदा ही होते हैं लीडर। ठीक है, ये कहती है ये जन्म से ही लीडर्स होते हैं। ये कहती है हमारी ट्रेड थ्योरी। अभी हम नहीं जा रहे हैं अच्छी है बुरी है, बट फिलहाल आपको ये समझना है भाई ट्रेड थ्योरी कहती है कि लीडर्स आर बोर्न, दे आर नॉट मेड, ये बन नहीं सकते, ये पैदा ही होते हैं डायरेक्टली। ये तो
ये जो ट्रेट थ्योरी है ये ट्रेट्स पर फोकस करती है कि भाई लोग जन्मते ही हैं लीडर, लोगों की भर्ती होती है एट द टाइम जब वो बर्थ लेते हैं उसी समय वो लीडर होते हैं, ये थ्योरी ये कह रही है। यानी कि उनके अंदर वो ऑलरेडी पर्सनल क्वालिटीज होती है, उनके जीन्स में ही वो पर्सनल क्वालिटीज होती है, वो ट्रेट्स होती है लीडरशिप वाली। तो कॉमन ट्रेट्स जैसे इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल स्टेबिलिटी, दैट इज अ पर्सन इज born with that particular leadership traits. Like for example, a leader who naturally inspires people due to confidence and clarity, तो हम कहते हैं उसके अंदर सो यही कहीं ना कहीं ट्रेड थ्योरी का कहना है, ठीक है। बट लिमिटेशन यही है कि ट्रेड्स अलोन डू नॉट गारंटी सक्सेस, ये भी आपको समझना होगा। और ये सिचुएशन और एनवायरनमेंट को तो ध्यान ही नहीं देती, उस पर तो ध्यान ही नहीं देती, बस ये कहती है कि भाई पीपल आर बोर्न विद दैट पर्टिकुलर ट्रेड्स, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द सक्सेस, you know, it is just talking about the traits and it ignores the situation and environment as well. अगले आगे हम चलते हैं बिहेवियरल थ्योरी पर। बिहेवियरल थ्योरी कहती है भाई लीडरशिप को सीखा जा सकता है, तो ये थोड़ी बेटर है। इसमें क्या कहा गया कि व्हाट इट फोकसेस ऑन व्हाट लीडर्स कैन डू, यू नो, नॉट व्हाट दे आर। इट इज ऑन व्हाट लीडर्स डू, लीडर्स क्या करते हैं, इट इज नॉट ऑन व्हाट दे आर। एंड दैट इज द रीजन इसमें कहा गया कि भाई लीडरशिप ट्रेड्स जो है वो सीखे जा सकते हैं, ये क्वालिटी जो है वो सीखी जा सकती है। ऐसा नहीं कि यू आर बॉर्न, इफ यू आर नॉट बॉर्न विद इट आप लीडर बन ही सकते, नो, यू कैन लर्न दोस क्वालिटीज। तो यहाँ पर जो मेन फोकस एरियाज हैं बिहेवियरल थ्योरी के वो है टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर और पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लीडर हु सपोर्ट्स एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो फोकसेस ऑन वर्क कंप्लीशन, ठीक है। तो ये बिहेवियरल लीडर्स का एग्जाम्पल है। टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर तो होता ही है और पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर भी देखने को मिलता है, बट ये सिचुएशनल फैक्टर को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है, और वो चीज पूरी होती है कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप में। कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप जो है वो ये कहती है कि देयर इज नो सिंगल लीडरशिप स्टाइल, कोई एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल नहीं है जो कि बेस्ट है। इट रियली डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिचुएशंस, सिचुएशंस के हिसाब से आपको एक लीडरशिप स्टाइल जो है वो अपनी चूज करनी होती है। सो अ लीडर मस्ट चेंज स्टाइल अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ टास्क, अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय बिहेवियर एंड इवन अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रिक्ट लीडरशिप स्टाइल काम कर सकती है क्राइसिस के समय, सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल काम कर सकती है ड्यूरिंग नॉर्मल सिचुएशंस के समय। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कैसी है और इस हिसाब से आप अपनी अडेप्ट कर रहे हो लीडरशिप स्टाइल को। आगे चलते बात करते हैं फील्डर्स कंटिजेंसी मॉडल की। फील्डर्स कंटिजेंसी मॉडल जो है ये फ्रेड फीडलर ने सबसे पहले इसको डेवलप किया, और इस मॉडल में कहा गया कि भाई लीडरशिप इफेक्टिवनेस जो है, लीडरशिप की इफेक्टिवनेस ये डिपेंड करती है लीडर और मेंबर के बीच के रिलेशन को देखकर। लीडर और मेंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, टास्क का स्ट्रक्चर क्या है, क्या पावर है पोजीशन की, इन तीनों चीजों को देख के आपको समझ में आएगा कि भाई एक्चुअल में लीडरशिप इफेक्टिव है या नहीं। सो ये कहती है फील्डर्स कंटिजेंसी मॉडल। मेन पॉइंट यही है कि भाई यहाँ पर लीडर मेंबर की रिलेशनशिप देखी जाती है, इसके साथ टास्क और पोजीशन पावर भी देखी जाती है, और बेस्ड ऑन दैट लीडरशिप को बोला जाता है कि भाई इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल लीडर परफॉर्म्स बेटर व्हेन सिचुएशन सूट्स देयर स्टाइल। तो एग्जांपल है इसी पर्टिकुलर कंटिजेंसी मॉडल का, फील्डर्स कंटिजेंसी मॉडल का। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप थ्योरी पे बात करते हैं। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप थ्योरी जो है ये कहती है कि भाई हमें इंप्लॉय को सपोर्ट करना चाहिए, इंप्लॉय को इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। डिसीजंस में इंप्लॉय की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, जिससे इंप्लॉय वैल्यूड और मोटिवेटेड फील करे। सो मैनेजर्स को इसके लिए जरूरी है कि वो सजेशंस ले फ्रॉम इंप्लॉयज बिफोर दे मेक डिसीजंस। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, ये लीडरशिप फोकस करती है और इंस्पायरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर हम फोकस करते हैं कि भाई इंप्लॉयज को हम ट्रांसफॉर्म कर पाए, ट्रांसफॉर्म करना इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। आप चेंज कर पा रहे हो, और आप चेंज तभी कर पाओगे अगर आपके अंदर खुद वो वैल्यूज होंगी, अगर आप स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन होगे, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगे, आप मोटिवेट करना जानते हो, आप इंकरेज करना जानते हो, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विजन है खुद की। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है वो यही काम कहीं ना कहीं करता है, वो इंस्पायर और ट्रांसफॉर्म करता है एम्प्लॉयज को। For example, a leader encouraging employees to think creatively and grow personally, ये एक example है transformational leadership का। And similarly, the last kind of leadership that we're going to study here is charismatic leadership. charismatic leadership charisma पर based होती है, यानी कि ऐसी leadership जहां पर leaders अपने charm, पर्सनल चार्म और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करें लोगों को इंस्पायर करने के लिए। इंप्लॉइज जो है वो कई बार लीडर, ऐसे लीडर को फॉलो करते हैं क्योंकि वो ट्रस्ट कर पाते हैं उस पर्सनल चार्म पर, उस इन्फ्लुएंस पर, तो वो कैरिज्मेटिक लीडर्स होते हैं। वो एक इमोशनल कनेक्शन बनाने में जो वो है सक्सेसफुल होते हैं। सो अ लीडर हु इंस्पायर्स पीपल थ्रू पावरफुल कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ करिज्मेटिक लीडर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसमें हमें मॉस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी पढ़नी है। मॉस्लो ने इस नीड हायरार्की थ्योरी बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि व्हाई पीपल वर्क एंड व्हाट मोटिवेट्स देम। उन्होंने बेसिकली मोटिवेशन को एक्सप्लेन किया थ्रू 5 लेवल ऑफ नीड्स, और क्या बताया कि क्यों लोग काम करते हैं और क्या उन्हें
मोटिवेट करता है, और ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक है, क्योंकि ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को। ये बताता है कि लोगों को एक्चुअली कौन-कौन सी चीज़ें हैं वो मोटिवेट करती हैं, और व्हाई दे आर एक्चुअली वर्किंग, और कहीं न कहीं ये बिल्कुल सच भी है। सो फर्स्ट थिंग जो उनको मोटिवेट करती है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड इट कैन बी सैलरी एज़ वेल, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर हम लेवल पढ़ेंगे। सो दिस थ्योरी वाज़ गिवन बाय अब्राहम मास्लो। ह्यूमन नीड्स पर ये बेस्ड है। बेसिक आइडिया यही है कि ह्यूमन नीड्स जो हैं इनको हायरार्की में अरेंज किया जाता है। बेसिक आइडिया अकॉर्डिंग टू मास्लो यही कहा गया कि ह्यूमन नीड्स जो हैं, जो हमारी नीड्स हैं, वो हायरार्की में अरेंज्ड है, और स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड्स हायर लेवल नीड्स तक जाती है। सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई होनी चाहिए, और जैसे-जैसे बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो रही है, फिर ऊपर वाली नीड्स सेटिस्फाई हो रही है। जैसे-जैसे लोअर लेवल नीड्स सेटिस्फाई होंगी, फिर हम हायर लेवल नीड्स की ओर चलेंगे। सो ए पर्सन ट्राइज टू सेटिस्फाई लोअर लेवल नीड्स फर्स्ट। जब तक लोअर लेवल नहीं होंगी तब तक हायर की तरफ कैसे जा सकते हैं? वंस दे आर सेटिस्फाइड, हायर नीड्स बिकम इंपॉर्टेंट। सो मॉस्लो ने डिवाइड किया ह्यूमन नीड्स को 5 लेवल पे, जो मैं बता रहा था आपको। पहला लेवल जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स का, जैसे सैलरी कैन बी वन। एक्चुअली में फिजियोलॉजिकल नीड्स मोस्ट बेसिक नीड्स होती हैं, जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरत होती है, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, रेस्ट, सैलरी टू मीट डेली एक्सपेंसेस। ये सब फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं। इसके अलावा सो अंटिल दीज नीड्स आर सेटिस्फाइड, अंटिल यू हैव फूड, वाटर, शेल्टर, रेस्ट, सैलरी टू मीट डेली एक्सपेंसेस, यू कैन नॉट गो टू द नेक्स्ट नीड। सो पहली नीड फिजियोलॉजिकल नीड में आ गई। दूसरी है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी नीड जैसे जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी, ठीक है, सेफ वर्किंग कंडीशन, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंट्स, ये सारे आपके आते हैं सेफ्टी नीड्स में। इसके बाद आपकी होती है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स जो आपकी नीड्स होती है फॉर टीम वर्क में भी, लेट्स सपोज एक्सेप्टेंस, आपके पास गुड फ्रेंडशिप्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं या नहीं, फ्रेंडशिप, टीम वर्क, ठीक है, बिलोंगिंगनेस के लिए हम बात करते हैं सोशल नीड्स की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो हम ह्यूमन ही, तो हमारी कुछ कहीं ना कहीं हम कहेंगे नीड्स होंगी, सोसाइटी से एक्सपेक्टेशंस होंगी रिगार्डिंग लव, फ्रेंडशिप एंड बिलोंगिंगनेस, तो वो सोशल नीड्स में होती हैं। इसके अलावा एस्टीम नीड्स होती हैं, जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट और रिकग्निशन से रिलेटेड होती है, जिसमें स्टेटस, रिकग्निशन, अप्रिसिएशन, प्रमोशन, ये सारी चीजें आती हैं। एन एम्प्लॉय फील्स मोटिवेटेड जब उसको प्रेज या प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड होती है, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड, द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड। इट मीन्स यू हैव रियलाइज्ड योर ओन पोटेंशियल एंड योर ओन पर्सनल ग्रोथ। जैसे आप पांचवी नीड यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है वो सेटिस्फाई कर लेते हो। लाइक फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉय वांटिंग चैलेंजिंग वर्क, क्रिएटिविटी एंड पर्सनल डेवलपमेंट, जैसे हम कहते हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन है या इंडिविजुअल है, ठीक है। तो ये 5 लेवल ऑफ नीड्स आपको याद रखने, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लोअर लेवल नीड्स आर सेटिस्फाइड फर्स्ट, तब हायर लेवल नीड्स पे मूव करते हैं। एंड पीपल, सो रिमेंबर दिस। और इस थ्योरी का कहीं ना कहीं मैनेजर्स इस्तेमाल करते हैं टू मोटिवेट एम्प्लॉय इफेक्टिवली, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दिस थ्योरी इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर्स सो दैट दे कैन अकॉर्डिंगली मोटिवेट एम्प्लॉयज इन एन इफेक्टिव मैनर। और ये कुछ की फीचर्स लिखे हैं, इंपॉर्टेंस लिखी है और लिमिटेशंस लिखी है, सो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ रीड। अब आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आएगी, क्योंकि हमने मेन जो कंसेप्ट था वो पढ़ लिया है इसका। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें हमें बात करनी है कम्युनिकेशन की मैनेजमेंट में, कि एक्सप्लेन कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी मीनिंग और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। कम्युनिकेशन का मतलब है यू ट्राई टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड देन यू अंडरस्टैंड इट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, जितने भी हमने फंक्शन पढ़े सभी के लिए यार कम्युनिकेशन तो जरूरी है ही। कम्युनिकेशन के बिना तो कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक ए लाइफ लाइन ऑफ मैनेजमेंट, इट्स लाइक अ ब्लड जो कि आपकी पूरी बॉडी में मूव कर रहा है। कम्युनिकेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ मैनेजमेंट। बिना कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन के मैनेजमेंट फंक्शन नहीं कर सकता। सिंपल शब्दों में अगर हम बोले, कम्युनिकेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन शेयर करना, आइडियाज शेयर करना, थॉट्स शेयर करना, फीलिंग्स शेयर करना बिटवीन टू और मोर persons, not substance, केमिस्ट्री में चला गया। That's what communication is. It involves sending messages, it involves receiving and understanding messages. ये दोनों चीजें कम्युनिकेशन में होती हैं। Like for example, a manager explaining work instructions to employee, ये भी क्या है, कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसमें सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक, ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम सेंडर, क्या भेजेगा वो, मैसेज इनकोड करेगा कहीं ना कहीं, फिर मैसेज एक मीडियम के थ्रू रिसीवर तक पहुंचेगा, रिसीवर फर्दर डिकोड करेगा फीडबैक को बैक टू द सेंडर। सो इट्स अ टू वे प्रोसेस, आपको याद रखना है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैनेजर सेंड्स ईमेल, एम्प्लॉय रीड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा एंड देन रिप्लाइज बैक। सो इट्स अ टू वे प्रोसेस। अनलेस
द फीडबैक इज नॉट गिवन, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगी। अब इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की मैनेजमेंट में, यहाँ पर इंपॉर्टेंस लिखी है, हर फंक्शन के लिए जरूरी है, प्लानिंग में ये मदद करती है, बिकॉज प्लानिंग में अगेन इंफॉर्मेशन और डिस्कशन की जरूरत होती है, तो मैनेजर्स कम्युनिकेट विद डिपार्टमेंट वाइल मेकिंग प्लान, तो कम्युनिकेशन यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ऑर्गेनाइजिंग में भी हेल्प करती है बाय डिसाइडिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो ये भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही असाइन हो रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन डायरेक्टिंग में भी हेल्प कर रही है, भाई गाइड, मोटिवेट और सुपरवाइज वो तभी कर पाएंगे जब वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से वर्क टुगेदर थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इंप्लॉय मोरल में भी इंप्रूव करती है, इंप्लॉयज जो है ये मोटिवेटेड फील करते हैं जब उनको लगता है कि भाई उनको इन्फॉर्म की जा रही है, चीजें उनको सुना जा रहा है, सो ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन कंट्रोल एज वेल। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, विच इज अबाउट कंट्रोलिंग, एंड यू हैव टू आल्सो टेल कि भाई स्टेप्स क्या होते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंट्रोलिंग क्या है, तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेकिंग वेदर वर्क इज गोइंग एज प्लान्ड। जो भी हमने फर्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन में देखा प्लानिंग में, कि भाई हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं व्हाट वी हैव टू डू, and then we try to establish the strategies that these are going to be my strategies in order to complete my work. कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई उस हिसाब से जब हमने एक्चुअल में वर्क को इंप्लीमेंट किया तो काम एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हुआ कि नहीं। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। इफ देयर आर एनी डेविएशंस वी हैव टू वर्क ऑन दोस डेविएशन। इट मींस यू हैव टू चेक वेदर वर्क इज गोइंग एज प्लान्ड और नॉट। सो ये लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, बट क्लोजली कनेक्टेड है सभी फंक्शन से। प्लानिंग में क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है, कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि वेदर इट इज एक्चुअली डन और नॉट। बस सिंपल सा इतना याद रखो। तो इट इज ऑल अबाउट चेकिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विद प्लान्स एंड करेक्टिंग मिस्टेक्स इफ एनी। ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग कि एक्चुअल एक्टिविटीज जो है ये कंफॉर्मिटी में हो विद द प्लान्ड एक्टिविटीज। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी जो है वो सेल प्लान कर रही है फॉर 1000 यूनिट एंड देन एक्चुअल सेल्स जो हुई वो सिर्फ 800 यूनिट हुई, तो कंट्रोलिंग जो है वो यहाँ पर मदद करेगी कि भाई ये जो 200 यूनिट का जो डेविएशन हुआ है उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, उसको पाने के लिए क्या करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं, किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। सो ऑफ कोर्स इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, फॉरवर्ड लुकिंग है, गोल ओरिएंटेड है, क्लोजली रिलेटेड है, प्लानिंग की सारी चीजें रिपीट हो रही है बार बार, हमें पता है क्योंकि हम कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, यही नेचर होता है कंट्रोलिंग का। इसके अलावा कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस यहां पर बताई गई है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, इट इंश्योर्स अचीवमेंट ऑफ गोल्स, it improves efficiency, it helps in coordination, it helps in corrective action as well, and other than that it uh, uh, let's talk about the steps in controlling process। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, हम स्टेप्स की बात करते हैं, कंट्रोलिंग प्रोसेस में स्टेप्स क्या है। तो एक क्लियर सीक्वेंस होता है, स्टार्ट करते हैं हम स्टैंडर्ड सेट करने से, शुरुआत करते हैं जहां पर हम सेट करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को। स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है कि भाई एक्सपेक्टेड लेवल परफॉर्मेंस का, कि स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि परफॉर्मेंस इतनी तो होनी ही चाहिए, कि भाई सेल्स टारगेट टारगेट जो है वो 10 लाख का हम लगा रहे हैं तो 10 लाख तो आना ही चाहिए सेल्स टारगेट, 500 यूनिट पर डे प्रोडक्शन होनी ही चाहिए। ये होता है स्टैंडर्ड सेट करना, यानी कि एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस सेट कर देना, यही है सेटिंग स्टैंडर्ड्स में। तो पहला स्टेप होता है, शुरुआत ये होती है कंट्रोलिंग प्रोसेस की, जहां पर हम स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। दूसरा स्टेप होता है हम एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, हम देखते हैं ठीक है भाई स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया कि भाई 10 लाख होनी चाहिए थी सेल, या प्रोडक्शन होनी चाहिए थी 500 यूनिट की पर डे, बट एक्चुअल सेल्स कितनी हुई। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को यहाँ पर मेजर किया जाता है यूजिंग रिपोर्ट्स एंड डिफरेंट रिकॉर्ड्स। तीसरे में फिर कंपेयर किया जाता है, तीसरे स्टेप में रिकॉर्ड तो कर लिया अब हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को, बट हम कंपेयर करके देखते हैं कि भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी अलग है स्टैंडर्ड से। अगर कुछ डेविएशन है तो वो भी देखते हैं, जैसे टारगेट लगाया था 10 लाख का, एक्चुअल सेल 8 लाख हुई, तो ये कंपैरिजन करना हुआ। फिर अब हम डेविएशंस का एनालिसिस करेंगे कि भाई शॉर्टफॉल हुआ है 2 लाख का, क्यों हुआ है। ठीक है, सो यू ट्राई टू एनालाइज द डेविएशन हियर। और पांचवें स्टेप में फिर आप करेक्टिव एक्शन लोगे, आप स्टेप्स लोगे, मे बी ज्यादा एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट, सेल्स ट्रेनिंग, तो आप स्पेसिफिक वेज देखोगे ताकि आप 2 लाख रुपए से बढ़ा सको अपनी सेल्स को। तो ये पूरा सीक्वेंस होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस का। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, दैट इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, उसका रोल क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस जो है ये आपकी मदद करता है इन अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट डेफिनेटली हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है जिसका ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है, स्पेसिफिकली इसका टॉप लेवल मैनेजमेंट इस्तेमाल करती है फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। दैट इज द रीजन दैट इट इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल। मैनेजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं टू अंडरस्टैंड, जैसा कि मैंने आपको कहा, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। तो स्वॉट का फुल फॉर्म जो है, इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। और स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है ये इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो है वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस इसका मतलब है यू ट्राइंग टू एनालाइज द 4 फैक्टर्स टू मेक बेटर डिसीजंस।
ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग सॉट एनालिसिस। अब सॉट एनालिसिस के कंपोनेंट्स क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे स्ट्रेंथ, ये इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन का। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता होना चाहिए आप किन चीजों में अच्छे हो। मे बी आपकी ब्रांड इमेज स्ट्रॉन्ग है, स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं आपकी कंपनीज में, मे बी टेक्नोलॉजी आप एडवांस यूज कर रहे हो, तो ये आपकी क्या है, खूबियां है, आपकी स्ट्रेंथ है। आपको अपनी वीकनेस भी पता होनी चाहिए ताकि आप उन एरियाज पर इंप्रूव कर सको। तो आपको अपने नेगेटिव फैक्टर्स भी पता होने चाहिए कि मे बी कॉस्ट आपकी ज्यादा है, मार्केटिंग पुअर है, स्किल्ड स्टाफ की कमी है, तो ये आपकी वीकनेस है। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल पॉजिटिव फैक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी आता है कि किन एरियाज में आप आपकी डिमांड है, मार्केट डिमांड है आपकी जो कि ग्रो कर रही है, टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट है आपके पास, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बट आपके लिए कुछ एक्सटर्नल नेगेटिव फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो कि आपके लिए थ्रेट है। मे बी कॉम्पिटिटर आ गया, तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, मे बी चेंज हो रहे कस्टमर के प्रेफरेंसेस में भी, मे बी इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, तो ये आपके लिए थ्रेट है। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इट हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। मैनेजर्स जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज डिसाइड करते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज अ होल। लाइक फॉर एग्जांपल यूजिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज टू एंटर न्यू मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से स्वॉट एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। डिसीजन मेकिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, नॉट जस्ट इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बट डिसीजन मेकिंग में। दे चूज द बेस्ट स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली, यूजिंग दैट स्वॉट। लाइक फॉर एग्जांपल अवॉइडिंग द रिस्की एक्सपेंशन ड्यूरिंग इकोनॉमिक सर्टेनिटी। ये सारी चीजें टॉप लेवल मैनेजमेंट पे हो रही है, तभी ये बड़ी बड़ी मेजर मेजर चीजें हैं। इट हेल्प्स इन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एज वेल। ऑर्गेनाइजेशंस अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करती है थ्रेट्स को ओवरकम करने के लिए, लाइक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना टू बीट कॉम्पिटिटर। इट ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बेसिकली कंपनीज जो है वो स्वॉट का इस्तेमाल करती हैं टू प्लान स्ट्रेटजीज, फेस कंपटीशन एंड ग्रो वाइजली। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स मैच स्ट्रेंथ विद अपॉर्चुनिटीज और देयरफॉर रिड्यूस वीकनेस एंड थ्रेट्स। ठीक है, पॉजिटिव फैक्टर्स का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज का जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल है, और फिर कम करना हमारी नेगेटिव फैक्टर्स को जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकते हैं, दैट इज वीकनेस और थ्रेट्स। आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये 3 बोनस क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क में करने हैं। कहीं न कहीं सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, या पर यहाँ यहीं पर एक्सप्लेन किए होंगे, या आपको जो 5 वन वो वाली वीडियो है, यूनिट वाइज़ वीडियो है, आई थिंक 4 यूनिट वाइज़ वीडियो है, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। उनमें भी आपको इनके आंसर्स जो है वो मिल जाएँगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो 3 बोनस क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है? होमवर्क में इनको समझना है। बाकी ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर आप करके जाते हो, 90% क्वेश्चंस जो है वो आपको इसी पर्टिकुलर उससे मिलने वाले हैं, वीडियो से मिलने वाले हो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं थक गया बोलते-बोलते। फिलहाल मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको कम समय में 2-3 घंटे में तैयारी करनी है, जैसे मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया, 45 मिनट से 1 घंटे में अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, सिमिलरली दूसरे सब्जेक्ट्स का, जहाँ पर मैं सारी चीज़ें क्लैरिटी से बताता हूँ, सिर्फ 45 मिनट से 1 घंटे में एकदम एग्ज़ाम कॉन्क्रीट, ये ना कि सटीक एग्ज़ाम के लिए। तो उसके लिए यू कैन ऑप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर फॉर्म। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।